स्टोरी खुशियों के साए। क्या कर रहे हैं आप? आबिदा बेगम ने चेहरे पे नाइट क्रीम का मसाज करते हुए अपने शौहर को पुकारा। हुसैन साहब ने नहीं में गर्दन हिलाई। कुछ नहीं, फ्री हूँ। उनकी नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर थीं। मुझे लगता है हमें बुरहान की मंगनी कर देनी चाहिए। और इसी तरह आईने से खुद को देखते हुए बोली। किससे? उनकी बात पे चौंके थे। आंखों में हैरानी साफ थी। रामीन से। और किससे? आपसे अंदाज में कहती हुए उनके पास ही बेड पे टिक गई। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैंने जाहिदा आपा से रामीन के बारे में बात की थी और मैं रामीन को ही अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। बुरहान भी यह चाहता है। वह काम रोक कर उनकी तरफ देखने लगे। आबिदा बेगम लफ्ज़ पर जोर देते हुए इत्मीनान से बोली थी। तुमने बात की थी या उन्होंने? वह रुक के बोली। आंखों में कुछ चुभन थी। अरे हम दोनों ने ही की थी और बुरहान भी तो खुश है। वह गड़बड़ा गई। लेकिन मैं कुछ और चाहता हूँ। वह मुस्कुराए और उनकी तरफ देखा। मैं ज़ैनब को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। मुझे ज़ैनब से बहुत मोहब्बत है। ये बात तुम भी जानती हो ना? हुसैन साहब की बात सुनकर आबिदा के चेहरे और आंखों में गुस्सा और नफ़रत एक साथ आए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। और हाँ, मैं अपनी बहन को जवान दे चुकी हूँ और अब मैं मुकरना नहीं चाहती। वह गुस्से से कहकर अपने बेड पर लेट गई। चलो फिर वक्त आने पर देखते हैं। वह संजीदगी से बोले। हुसैन साहब अब शायद काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए वे उठकर बालकनी में आ गए। वहाँ हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। रात अपने पर फैलाए हुए थी, खामोश, पुरसुकून, उदास। उनके 4 बच्चे थे, बुरहान, सिमरा, अरमान और अनाबिया। उन्हें अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, हर बात की तरह। लेकिन कुछ था जो वह उस मासूम परी ज़ैनब के लिए अपने दिल में महसूस करते थे। वह क्या था जो अपने भाई की बेटी से वह करते थे? मोहब्बत या मोहब्बत की इंतहा? बुरहान डीएसपी ऑफ पुलिस था, संजीदा, अक्खड़ मिजाज और किसी हद तक लापरवाह। वह बाप का नेक बेटा था, लेकिन अपनी माँ की कोई बात नहीं टालता था। समीरा का ग्रेजुएशन मुकम्मल था और वह फ़िलहाल घर से बाकी दोनों बच्चे अरमान और अनाबिया पढ़ रहे थे। हुसैन साहब के बड़े भाई दाऊद साहब अपने 2 बच्चों में हमजा और ज़ैनब के साथ गांव की हवेली में रहते थे। गांव में रहकर ज़मीनों की देखभाल जब उनके ज़िम्मे थी और हुसैन खुद अपने बच्चों के साथ शहर में रहते थे। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर बुरहान और आबिदा दोनों बैठे थे। हुसैन काम पर चले गए थे और बाकी 3 बच्चे अभी सो रहे थे। पूरे घर में लगभग खामोशी का राज था। बुरहान, तुम्हें रामीन कैसी लगती है? शीरी लहजे में अपने बेटे से कहा। क्या मतलब मम्मी? चाय का घूंट लेते हुए कुछ उलझ कर बोला। मेरा मतलब है मैं रामीन से तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? उनकी बात सुनकर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को छुआ। यानी कि सब आबिदा की मर्ज़ी के मुताबिक था। लव यू मम्मी, आप हमेशा मेरे दिल की बात जानती हैं। वह उनसे लिपटते हुए बोला। फिर संजीदगी से उसने उन्हें देखने लगा। वैसे अम्मी, क्या पापा मान जाएंगे? किसी अंदेशे के तहत वह बोला। यह तो सॉरी प्रॉब्लम है। मैं जैनी को पसंद करते हैं और तुम जानते हो मुझे जैनी जहर लगती है। उनके लहजे में हिकारत थी। ऐसे तो मत कहें अम्मी, जैनी एक बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल मासूम सी। समीरा पता नहीं कब वहाँ आ पहुँची और उन्हें टोका। तुम क्यों उनकी इतनी तारीफ़ कर रही हो? और कम से कम मेरे सामने उस बेकार लड़की की तारीफ़ें मत किया करो। बुरहान ने कड़वी नज़र से उसे देखा। समीरा का रंग फीका पड़ गया और दूसरी तरफ आबिदा का इत्मीनान 2 गुना हो गया। जैनी की इंसल्ट और भी समीरा के सामने भाई आप भी, वह गुस्से से कहकर वहाँ से बिना नाश्ता किए चली गई। पूरी हवेली में सुबह की पुरसुकून खामोशी छाई हुई थी। सूरज की सुनहरी किरणों ने पूरी हवेली को अपनी लपेट में ले लिया हुआ था। नौकर अपने कामों में बिजी थे। ज़ैनब अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी बालों में जल्दी जल्दी ब्रश फेर रही थी। दाऊद साहब नाश्ते के लिए उससे 2-3 आवाज़ें लगा चुके थे।
वह नवाज अदा करके अब बालों को संवार रही थी। जल्दी जल्दी बालों की सादा सी चुटिया बनाकर दुपट्टा कानों में फैलाकर वह डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। हवेली गांव में थी लेकिन नए तरीके से बनाई गई थी। अंदर से वह बिल्कुल भी किसी गांव की इमारत नहीं लगती थी। डाइनिंग हॉल भी नए तरीके से बनाया गया था। दाऊद साहब कुर्सी पर बैठे थे और दाएं तरफ हमजा बैठा था। जुबैदा खातून मेज पे नाश्ते का सामान सेट कर रही थी। वह दाऊद साहब की बातें तरफ बैठ गई और नैपकिन सही करने लगी। देर तो नहीं की ना मैंने, वह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर खुशी से बोली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज तो सिर्फ 3 ही आवाज़ पर आ गई। दाऊद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जैनब, ऊपर वाले पोर्शन की सफाई करवा देना अपनी निगरानी में। ओके, उन्होंने नैपकिन के हाथ साफ करते हुए कहा। हमजा जो वहाँ से जाने लगा था ठिठक कर वहाँ रुक गया, नज़रें सवालिया अंदाज में उठाईं। खैरियत बाबा? दोनों ने एक आवाज़ में पूछा। हाँ यार, खैरियत ही है, बस तुम्हारी फूफो आयशा कुछ महीनों के लिए यहाँ शिफ्ट हो रही है क्योंकि तुम्हारे फूफा काम के सिलसिले में लंदन जा रहे हैं, उन्होंने सरसरी अंदाज में वहाँ से उठते हुए कहा। जैनब की तो खुशी से बाजें खिल गईं कि मज़ा आ जाएगा। ओके बाबा, फिर मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है वहाँ, और हाँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, हमजा कहकर वहाँ से चला गया। जैनब उठकर नौकरों की निगरानी में ऊपर के पोर्शन की सफाई करवाने लगी और दाऊद खेतों की तरफ चले गए। फुफ्फो भी गांव की हवेली में शिफ्ट हो गई थी। उनके 3 बच्चे, बड़ी बेटी अरीशा, बेटा हम्माद और छोटी बेटी अलीशा थी। फुफ्फो दोनों भाइयों से छोटी थी, इसीलिए उनकी बड़ी बेटी अरीशा जैनब की हम उम्र थी। बाकी दोनों बच्चे छोटे थे। भाई अपने जैनब की शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। आयशा फुफ्फो ने बातचीत की शुरुआत की। मकसद कुछ और था शायद। क्या मतलब? उन्होंने कहा। मेरा मतलब हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मैंने अरीशा के बारे में कुछ सोचा है जो है भी मेरी पसंद से इत्तेफाक करते हैं। आपको बताऊं वह कौन है? वह आराम से बोली। दाऊद साहब ने उन्हें सवालिया अंदाज में देखा। हमजा? आयशा फुफ्फो ने डरते डरते कहा। भाई, मैं हमजा से अरीशा की शादी करना चाहती हूँ। क्या आप? उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। दाऊद साहब मुस्कुरा दिए। आयशा, तुम जानती हो मैं भी तुमसे हमजा की राय पूछकर ही यही बात करने वाला था। खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। वह वाकई खुश थे। और रही बात जैनब की, तो जैनब के लिए मुझे बुरहान पसंद है। वह कुछ सोचते हुए संजीदगी से बोले। लेकिन भाई आबिदा भाभी, वह कभी नहीं मानेंगी। आयशा ने अंदेशा जाहिर किया। तो जो सच्चा था, यही सोचकर तो मैं खामोश ही हो जाता हूँ। दाऊद साहब संजीदा थे। भाई, आबिदा ने आप दोनों भाइयों को साथ नहीं रहने दिया। हुसैन को लेकर शहर चली गई। अपने बच्चों की परवरिश में उन्होंने ननिहाल के लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरी है। वह कैसे जैनब को कबूल करेगी जिसने कभी अपने ससुराल को कबूल नहीं किया? इस तरह अगर वह ज़बरदस्ती करेंगे तो जैनब को बहुत मुश्किल होगी। आयशा जो कह रही थी 100% सच था। दाऊद साहब ने हाँ में सर हिला दिया। वह और भी बहुत कुछ कह रही थी। यकीनन यह बात चीत दोनों बहनों भाई राजदारी से आपस में कर रहे थे, मगर वह वहाँ खड़ी जैनब ने हर लफ्ज़ गौर से सुना था। वह किचन में मूंगफली का पैकेट लेने आई थी कि वह और अरीशा बातें करेंगी, मगर अरीशा के जिक्र के ठहर गई। बुरहान के जिक्र पे एकदम उदास मुस्कुराहट उसके चेहरे पे फैल गई। शिहा आंखें भी वीरान हो गई थी। फुफ्फो की अपने देवर या जेठ में से किसी के भी घर न जाने की वजह तो वह जानती थी कि वह क्यों वहाँ नहीं गई, मगर एक बात उसे परेशान कर रही थी। वह थी अरीशा और हमजा के रिश्ते की बात। किसी भी माँ के लिए उसकी औलाद बोझ नहीं होती। फिर फुफ्फो खुद अपने मुँह से अपनी बेटी का रिश्ता अजीब बात थी। वह कदम कदम जीने चढ़ रही थी कि उसे ज़रूर अरीशा से यह बात क्लियर करनी चाहिए। हो सकता है अरीशा खुश ना हो, वह किसी और को पसंद करती हो भी सकता है। उसने दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दी। इजाज़त पाकर वह अंदर दाखिल हुई। अरीशा बेड पे लैपटॉप सामने किए बैठी थी। उन्हें देखकर मुस्कुराई और लैपटॉप बंद कर दिया। कुछ देर तो वह आपस की बातें करती रहीं। फिर जैनी अपनी बात की तरफ आई। अरीशा, मैंने पूछा था कि वह अटक रही थी। क्या बात है जैनी? बेफिक्र होकर पूछो जो पूछना है तुमने। अरीशा ने उसको इत्मीनान दिलाया। अरीशा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? उसकी बात सुनकर अरीशा
का रंग उड़ गया। इतना बेतुका सवाल और वह भी इतना अचानक, क्या मतलब? वह हैरान हुई पूछ रही थी। मेरा मतलब, अगर फूफो तुमसे पूछें, बिना ही तुम्हारा किसी से रिश्ता तय कर दें, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ज़ैनब उसके चेहरे की तरफ देखते हुए आराम से बोली। अरीसा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, जैनी, मम्मी ने एक बार मुझे मौका दिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी के इस फैसले के बारे में सोचूं। मैंने मम्मी के कहने के मुताबिक सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने कजिन उमर के बिना ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगी। उमर का दीवानापन देखकर भी मुझे ऐसा ही लगता था कि हम दोनों की हालत पर एक जैसी है। फिर एक दिन अचानक, जानती हो क्या हुआ? वह जो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी, चौंकी। अरीसा उसके पास से उठकर खिड़की के पास रखे वह मैरून सोफे में बैठ गई। आंसू उसकी आंख के किनारे पे अटक रहा था। ज़ैनब का दिल उदास हो गया। उसे यह सवाल नहीं करना चाहिए था। वह खुद को मलामत करने लगी। फिर एक दिन अचानक हमें खबर मिली कि दादा के नाम तमाम ज़मीनें मेरे चाचाओं ने बेच दी हैं और मेरे दोनों चाचा अब बाहर मुल्क शिफ्ट हो रहे थे। उन्होंने उस ज़मीन से हमें कुछ नहीं दिया। तीनों भाइयों का कारोबार भी अलग था। उन्होंने वह सारा कारोबार दूसरे मुल्क शिफ्ट कर दिया। वो दिन हमारे लिए शोक का दिन था, मातम का दिन। उमर ने मुझे सबके सामने जलील किया था। पापा, मम्मी, मेरे बहन भाई, दोनों चाचा और उनकी फैमिलियाँ सब वहाँ थे। उसने पापा को पता है क्या कहा? संभालें अपनी बेटी को, पीछे पड़ी हुई है मेरे। अरे वह तो मैं ही इसे घास नहीं डालता, वरना ये तो अब तक पता नहीं क्या कुछ कर चुकी होती। फिर पता है मैंने क्या किया था? वह खामोश हुई तो दो आंसू लुढ़क कर गालों पे निकले। जैनी उठकर सोफे पास बैठ गई। मैंने उसे एक थप्पड़ मारा था। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला अपनी मम्मी और पापा पे छोड़ दिया। माँ बाप जो करते हैं, कम से कम हम औलाद से बेहतर फैसला करते हैं। अरीसा के हाथ जैनी के हाथों में वह बेयकीन निगाहों से इस बहादुर लड़की को देख रही थी, जिसने इतना कुछ सहने के बाद भी खुद को बिगड़ने नहीं दिया था। लहजा वही था, शीरी, मोहब्बत भरा, नर्म, गर्म सा। फूफो भी बहुत बहादुर थी, जिन्होंने बुरे हालात में भी हिम्मत नहीं हारी और अपना सारा जेवर बेचकर अपने शौहर को दोबारा कारोबार करा दिया। बगैर किसी शक के आज जो है फूफा एक कामयाब बिजनेसमैन थे और उसके पीछे एक मजबूत औरत का हाथ था। स्टोरी कैसी लगी? आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।